हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एलएक्यू में आ सकता है। तो सबसे पहले होता क्यों है हमें कॉर्नियल अल्सर, वो देखेंगे हम। इसके चार मेन रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले लोकल ऑक्यूलर डिफेंस। जब होस्ट की लोकल ऑक्यूलर डिफेंस होती है, जैसे कि टीयर्स होते हैं, उसमें लाइसोसोम्स बीटा लाइसेंस होते हैं, वो जब कम हो जाता है तब हो सकता है। और दूसरा है कि कोई प्रीडिस्पोजिंग ऑक्यूलर डिजीज़ हो हमें, तब। और तीसरा है कि होस्ट की इम्यूनिटी कम हो जाने के बाद, जैसे कि एचआईवी या कोई क्रोनिक डिजीज़ हो तो होस्ट की इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तब। और चौथा है कि जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, जब उसका वायरुलेंस बहुत ज़्यादा हो, तो ये चार केसेस में हमें ऑक्यूलर ये बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे इटियोलॉजी, मतलब कौन कॉज कर सकता है, व्हाट विल बी द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन है ना इन जनरल, वो है स्टाफाइलोकोकस। स्टाफाइलोकोकस बहुत ही ज़्यादा कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो हमें कॉर्नियल अल्सर कॉज करता है। और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। फिर तीसरा है निजेरिया स्पीसीज और चौथा है एंटेरोबैक्टीरियासी। तो ये चार है ना, वो कॉमनली अफेक्ट करते हैं और उसमें से भी सबसे ज़्यादा है स्टाफाइलोकोकस। तो अभी हम पैथोलॉजी देखेंगे कि एक्चुअली कॉर्नियल अल्सर में होता क्या है। तो इसके चार स्टेजेस हैं कॉर्नियल अल्सर के। तो सबसे पहले वाला वो है इन्फिल्ट्रेशन। तो ये देख रहे, ये है अपनी, ये पूरा अपना कॉर्निया है और ये कॉर्निया का ऊपर वाला एपिथेलियम है जो हमें दिखता है ऊपर, ये। और ये कॉर्निया का अंदर का लेयर से स्ट्रोमा वगैरह। तो सबसे पहले क्या आएगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा किसका, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स ल्यूकोसाइट्स वगैरह का इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेज को हम बोलेंगे इन्फिल्ट्रेशन। फिर दूसरा जो स्टेज है वो है एक्टिव अल्सरेशन। यहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन होएगा, एक्टिव अल्सरेशन होएगा। देखो यहाँ पे एपिथेलियम पूरी निकल गई हुई है और वो अंदर तक बढ़ते जा रहा है, इसको बोलेंगे एक्टिव अल्सरेशन। फिर तीसरा है रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी कि वो अल्सरेशन स्टॉप हो जाएगा और एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, मतलब अभी अल्सर स्प्रेड नहीं होगा वो, लेकिन पूरी तरीके से हील भी नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एपिथेलियलाइजेशन स्टार्ट होगा, एपिथेलियल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। चौथा जो है वो है सिकट्राइजेशन। तो पूरी तरीके से एपिथेलियम फॉर्म हो जाएंगी और स्कारिंग भी होएगा। यहाँ पे सिकट्राइजेशन है फॉर्मेशन ऑफ स्कार। तो इन्फिल्ट्रेशन में क्या आएगा, मेनली पीएमएन जो है वो सेल्स का इन्फिल्ट्रेट होएगा, ल्यूकोसाइट्स वगैरह का। अल्सरेशन में क्या आएगा, नेक्रोसिस एंड स्लफिंग ऑफ द एपिथेलियम। एपिथेलियम निकलने लगेंगे और वहाँ का नेक्रोसिस होगा। और इसमें हमें क्या दिखेगा, मेनली हाइपरेमिया दिखेगा, अपनी आंखें बहुत ही लाल हो जाएंगी, कॉर्निया, वास्कुलर कंजेशन दिखेगा हमें, और लेटरल एक्सटेंशन दिखेगा, वो अपने आजू बाजू की तरफ बढ़ने लगेगा। यहाँ पे तो डेप्थ में तो जाएंगा ही, लेकिन साथ में इधर और इधर भी जाएगा। तो ये हमें अल्सरेशन में दिखेगा। फिर चौथा है, तीसरा है रिग्रेशन। इसमें क्या दिखेगा, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन। अभी अल्सर एक्टिव नहीं है, वो स्प्रेड नहीं होगा, इसके लिए एक लाइन ऑफ डिमार्केशन दिखेंगी अराउंड द अल्सर, जो उसको स्प्रेड होने से बचाएंगी। और एपिथेलियम बढ़ने लगेगा, एपिथेलियम यहाँ से स्टार्ट होएगा। फिर फाइनली सिकट्राइजेशन में क्या आएगा, प्रोग्रेसिव एपिथेलियलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे एपिथेलियम ग्रो होने लगेंगे बहुत प्रोग्रेसिवली, लेइंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू आने लगेंगे बीनीथ द एपिथेलियम। एपिथेलियम देखो, जैसे कि यहाँ पे ये एपिथेलियम है ना, एपिथेलियम के नीचे यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बनने लगेंगे, जिसकी वजह से स्कारिंग दिखेंगी। तो सिकट्राइजेशन में ये होगा। तो चार फेजेस होते हैं पैथोलॉजी के, इन्फिल्ट्रेशन, अल्सरेशन, रिग्रेशन एंड सिकट्राइजेशन। तो अभी हम और एक चीज़ देखते हैं कि स्कारिंग में भी वो कितनी डेप्थ तक गया है, उस पर भी हम स्कार को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोलॉजिकली देखा गया तो कॉर्निया के लेयर सबसे पहले जो ऊपर आता है वो अपना होता है एपिथेलियम होता है। जब से सबसे पहले ऊपर जो होती है वो एपिथेलियम होती है। फिर उसके नीचे वाला बोमेंस लेयर होता है, ये वाला, ये क्या है, बोमेंस लेयर है। फिर सबसे ज़्यादा थिकनेस वाला दिख रहा है ये, वो है स्ट्रोमा, कॉर्नियल स्ट्रोमा। कॉर्नियल स्ट्रोमा के बाद आता है दुआज लेयर, ये वाला दुआज लेयर। फिर दुआज लेयर के नीचे आता है डेस्मिट्स मेम्ब्रेन, डेस्मिट्स मेम्ब्रेन के नीचे फिर एंडोथेलियम। तो अगर अपना स्कार सिर्फ एपिथेलियम तक ही, वहाँ कनेक्ट एपिथेलियम तक ही है, उसके नीचे नहीं गया है, तो हमें इतना कुछ स्कार नहीं दिखेगा, वो अच्छे से हील हो जाएगा विदाउट लीविंग एनी ओपेसिटी। लेकिन समझो अगर एपिथेलियम है और बोमेंस मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा का एकदम ऊपरी पार्ट है ना, वहाँ तक इन्वॉल्व है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा एंड बोमेंस लेयर इन्वॉल्व है, तो वो स्कार को हम बोलेंगे नेब्यूला। फिर अगर 1/3 ऑफ द स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो गया, यहाँ तक समझो
स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो गया है, बोमेंस और एपिथेलियम तो इन्वॉल्व होंगे लेकिन स्ट्रोमा भी यहाँ तक इन्वॉल्व हो गया है अपना, तो उसको हम बोलेंगे मैक्यूला। उस कार का नाम क्या है? मैक्यूला। अगर 1/3 ऑफ द स्ट्रोमा इन्वॉल्व है, अगर मोर देन 1/3 मतलब पूरा ही स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोमा। तो सबसे पहला तो आता है नो स्कार, अगर एपिथेलियम तक ही वो कनेक्टेड है, लिमिटेड है अपना, तो नो स्कार। लेकिन अगर वो बॉमेंस लेयर और सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा में इन्वॉल्व है तो नेब्यूला। अगर 1/3 ऑफ स्ट्रोमा इन्वॉल्व है तो मैक्यूला, और उससे ज़्यादा है स्ट्रोमा 1/3 से तो ल्यूकोमा। फिर अभी हम देखेंगे व्हाट इज डेस्मेटोसील। डेस्मेटोसील जनरली क्या होता है, जब अपना स्कारिंग प्रोसेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, परफोरेशंस अपने वो जो होता है ना अल्सर, वो एपिथेलियम बोमेन स्ट्रोमा से लेके दुआ लेयर्स वो तक क्रॉस करके डेस्मेट्स मेम्ब्रेन तक आ जाता है। तो इफ़ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व, तो डेस्मेटोसील क्या है? इफ़ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन परफोरेटिंग कॉर्नियल अल्सर, परफोरेशन मतलब वो भी पूरा छेद कर रहा है कॉर्निया में, तो वो छेद करते वक्त अगर डेस्मेट्स मेम्ब्रेन तक वो आ गया छेद, तो वो डेस्मेट्स मेम्ब्रेन क्या रहती है? बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। ये जो डेस्मेट्स मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। अगर अल्सर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है परफोरेट करते करते, तो ये बहुत टफ होती है, तो ये क्या करती है? बल्ज आउट हो जाती है। देखो, if Descemet's membrane involved in perforating corneal ulcer, it bulges out। डेस्मेट मेम्ब्रेन क्या करती है? बल्ज आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स टफ नेचर। वो टफ नेचर की होती है, बल्कि बाहर निकल के आ जाती है, तो उसको हम डेस्मेटोसील बोलते हैं। और अगर उस पर कोई भी स्ट्रेन दे अपन, जैसे कि छींके, कफ करे, स्नीज करे, तो क्या हो जाता है? फौरन परफोरेशन हो जाता है। फिर डेस्मेटोसील के बाद जो स्टेज आता है वो मेन परफोरेशन, कॉर्नर परफोरेशन होता है। और एक बार परफोरेशन हो गया पूरी कॉर्निया में, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि फ़ौरन उसका पेन रिलीव हो गया, एकदम इमीडिएटली पेन रिलीव हो जाता है, और ऐसा लगता है कि कोई हॉट लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द आइज, क्योंकि एक्वियस फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, एक्वियस उसमें से फ्लो होने लगता है, इसके लिए पेशेंट को लगता है कोई हॉट लिक्विड आ रहा है अपने आँखों से। और फिर दूसरा हम देखेंगे व्हाट इज़ स्टफाइलोमा। स्टफाइलोमा ये है कि जब पूरी तरीके से कॉर्निया का जो कॉर्निया पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, पूरी तरीके से स्लफ ऑफ हो जाता है, पूरी तरीके से जब निकल जाता है, तो क्या होता है? तो आइरिस है ना, वो प्रोलैप्स होने लगता है। आइरिस प्रोलैप्स हो जाता है और इन्फ्लेम्ड भी हो जाता है। तो आइरिस इन्फ्लेम्ड हो गया तो वहाँ पर क्या होता है? एक्सुडेट्स, अपने जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स के एक्सुडेट्स वहाँ पे आने लगते हैं बहुत सारे, और उस वजह से जो प्यूपिल होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है एक्सुडेट की वजह से, और प्यूपिल के पूरे प्यूपिल में वो पूरा घेर लेता है, तो अपन को ऐसा लगता है कि वो कॉर्निया है, तो उसको बोलते हैं सूडो कॉर्निया। वो एक्सुडेट सूडो कॉर्निया क्रिएट कर देता है, और सूडो कॉर्निया के ऊपर थिन फाइब्रस लेयर भी फॉर्म हो जाता है। तो अगर, लेकिन वो तो कॉर्निया नहीं है, तो इसके अलावा थोड़ा भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज हुआ, तो वो क्या हो जाता है? वो सूडो कॉर्निया बल्ज आउट हो जाता है। वो सूडो कॉर्निया बल्ज आउट होता है, साथ ही साथ उसके साथ जो आइरिस अटैच होता है वो भी बल्ज आउट हो जाता है, सब बाहर निकल जाता है, तो उसको हम बोलेंगे स्टफाइलोमा। सूडो कॉर्निया किस वजह से होता है? एक्सुडेट्स की वजह से। और जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो बल्ज आउट हो जाता है आइरिस को अपने साथ लेके, तो उसको हम बोलेंगे स्टफाइलोमा। अभी हम देखेंगे बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के क्लिनिकल फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले तो एक अपन क्लिनिकल फीचर में देखेंगे, दो तरीके के मैनिफेस्टेशंस दिख सकते हैं अपन को। सबसे पहला पुरुलेंट कॉर्नियल अल्सर विदाउट हाइपोपियन, विदाउट हाइपोपियन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा है हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। तो इसमें दो अल्सर होते हैं, एक हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर होता है वो सेपरेट है, और पुरुलेंट कॉर्नियल अल्सर विदाउट हाइपोपियन, ये दो एंटिटी है। तो अभी हम देखेंगे हाइपोपियन मतलब जनरली जो अपने एंटीरियर चैम्बर में होता है ना, वहाँ पे वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स है ना, वो पस जमा होने लगते धीरे धीरे धीरे, तो उसको अपन हाइपोपियन बोलते हैं। तो एक तो प्योर हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर है, और एक है कॉर्नियल अल्सर विदाउट हाइपोपियन। तो अभी सिम्टम्स देखेंगे हम क्या रहते हैं बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमको पेन होएगा, क्योंकि नर्व एंडिंग्स एक्टिव हो जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे, और फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ तो आँख में है। फिर दूसरा है वाटरिंग ऑफ आइज, हाइपर लैक्रिमेशन, आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी आने लगेगा। फिर तीसरा ब्लड विजन, क्योंकि कॉर्नियल हेज इतना ज़्यादा हो जाएगा एक्सुडेट्स एंड ऑल की वजह से कि अब उनको एकदम ब्लड दिखाई देगा। फिर है रेडनेस ऑफ आई, आँखें एकदम लाल हो जाएंगी क्योंकि वास्कुलर कंजेशन की वजह से।
और फिर फोटोफोबिया होने लगेगा हमें। तो ये सब क्या है, सिम्टम्स है। पेन, वाटरिंग ऑफ आइज, ब्लड विजन, रेडनेस ऑफ आइज, फोटोफोबिया। अभी हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, तो कैसा अल्सर दिखता है हमें। तो सबसे पहले अगर हमें कॉर्नियल अल्सर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से, ये दोनों की वजह से हुआ है, तो हमें अल्सर कैसे दिखेगा, ओवल येलोइश, ओवल येलोइश दिखेगा विथ क्लीन कॉर्निया। उसका जो कॉर्निया आजू बाजू करेगा वो एकदम क्लीन रहेगा और अल्सर कैसा शेप करेगा, ओवल और येलो दिखेगा। ओके। अभी सूडोमोनास, अगर सूडोमोनास की वजह से हुआ तो कैसे दिखेगा, इरेगुलर ग्रीनिश म्यूकोपुरुलेंट एक्सुडेट दिखेगा। ओके, इरेगुलर दिखेगा और ऐसा म्यूकोपुरुलेंट एक्सुडेट रहेगा ग्रीन कलर का, और अपीयरेंस कैसा रहेगा, ग्राउंड ग्लास, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस रहेगा। फिर है हमारा ग्राम निगेटिव बेसिलाई, अगर ग्राम निगेटिव बेसिलाई की वजह से हुआ तो कैसे दिखेगा अल्सर, रिंग शेप्ड दिखेगा। रिंग शेप्ड अल्सर, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। मैं अभी आपको फोटो दिखाती हूँ कि कौन सा अल्सर कैसे दिखेगा। देखो ये फोटो में तुमको दिख रहा है कि कॉर्निया पे एक अल्सर आया हुआ है और उसका शेप कैसा है, ओवल शेप्ड है। तो ये किस वजह से हुआ रहेगा, इधर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, ये दोनों की वजह से ओवल शेप्ड अल्सर होता है। अभी जो दूसरी फोटो है उसमें ये देखो तुमको रिंग दिख रहा है आजू बाजू कॉर्निया के। हाँ, तो ये किस वजह से हो सकता है, ग्राम निगेटिव बेसिलाई की वजह से हो सकता है। उसकी वजह से क्या आता है, रिंग शेप्ड, इसमें ऐसा ओवल नहीं दिख रहा है पूरा, लेकिन एक रिंग दिख रही है बस। ओके, तो ये है ग्राम निगेटिव बेसिलाई की वजह से होने वाला कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, अभी हम देखेंगे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। तो सबसे पहले हमें हो सकता है सेकेंडरी ग्लोकोमा, ये बहुत कॉमन है। क्यों, क्योंकि एक्सुडेट्स ब्लॉक कर देंगे हमारे ट्रैबेकुलर मेशवर्क को और वो जितने भी एक्वेस फ्लो है वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगेगा। फिर दूसरा है, हमने देखे डेस्मेटोसील होएगा, डेस्मेट मेम्ब्रेन है वो बल्ज आउट हो जाएगा। फिर दूसरा है, तीसरा कॉर्नियल परफोरेट हो सकता है। और चौथा है कॉर्नियल स्कारिंग। तो ये क्या है, अपने कॉम्प्लिकेशन है कॉर्नियल अल्सर के। अभी हाउ विल यू मैनेज इट, तो मैनेज करने के लिए तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अल्सर के बेस पे, कैसा मैनेज करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड अल्सर, सिंपल अल्सर है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें भी तीन आता है। एक तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आता है, फिर एडजंक्टिव थेरेपी आता है, और चौथा आता है फिजिकल एंड जनरल मेजर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। उसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मतलब क्या, कि अभी तक हमें पता नहीं चला है कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से अल्सर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया सब कवर हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आता है फोर्टिफाइड सेफाजोलिन 5% और फोर्टिफाइड टोब्रामाइसिन एंड सेफाजोलिन 5% एंड 1.3%। ओके, फिर अभी हम देंगे एडजंक्टिव थेरेपी। एडजंक्टिव थेरेपी में हम क्या देंगे, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स देंगे। साइक्लोप्लेजिक ड्रग ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं, पेन वगैरह भी कम करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 1% एट्रोपिन, या फिर एट्रोपिन का सब्सिट्यूट्स भी दे सकते हैं हम। और फिर विटामिन आएगा जैसे कि ए बी कॉम्प्लेक्स सी, फिर अनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन, ये हम देंगे साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स एडजंक्टिव थेरेपी में। फिर फिजिकल जनरल मेजर्स या फिर क्या जो पेशेंट कर सकता है, हॉट फॉर्मेंटेशन लगा सकता है वो ताकि रिलीफ मिले, गॉगल्स पहन सकता है, डार्क गॉगल्स, रेस्ट ले सकता है, स्ट्रेन नहीं दे सकता है। ये सब फिजिकल जनरल मेजर्स हो गए। अभी हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर, जो ऐसा अल्सर जो हील ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हील नहीं हो रहा है तो पहले उसका हम लोग कॉज देखेंगे, लोकल एंड सिस्टमिक। तो सबसे पहले क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ कॉज, रिमूवल ऑफ कॉज ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर, किस वजह से नॉन हीलिंग अल्सर पैदा हुआ है उसके कॉज को ही निकालना। तो अभी देखेंगे हम लोकल कॉज क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आईओपी बढ़ जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसा हीलिंग नॉन हीलिंग अल्सर हमें डेवलप हो जाता है। फिर कंक्रीशंस हो जाते हैं हमें दूसरे कंजक्टाइवल डिजीज़ की वजह से। फिर फॉरेन बॉडी हमें हमारे आँखों में आ जाती है, या फिर डेक्रोसिस्टाइटिस हो जाता है हमें। तो इस वजह से क्या होता है, नॉन हीलिंग अल्सर डेवलप हो सकता है, तो ये सबको निकालना। फिर सिस्टमिक में क्या हो सकता है, हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, या फिर सीवियर अनीमिया हो, या फिर माल नरिश्ड हो हम, तो क्या हो सकता है, हमें तभी भी नॉन हीलिंग अल्सर पैदा हो सकता है। फिर दूसरा है मैकेनिकल डिब्राइडमेंट, मतलब हमें खुद से ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके अल्सर को डेब्रीमेंट करना है, अल्सर को क्लीन करना है, उसके अंदर जितने भी डेब्रीमेंट हमें दिखते हैं, उसके जितने भी नेक्रोस्ड पार्ट होगा एपिथेल का, उसको निकालना है। ओके,
फिर सी है कॉटराइजेशन ऑफ अल्सर। कॉटराइजेशन ऑफ अल्सर करेंगे हम तो भी हेल्पफुल हो सकता है। और चौथा है बैंडेज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस। ये क्या करते हैं, हमें एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि डेस्मेटोसील ना हो या फिर कॉर्निया बल्ज आउट ना हो जाए या फिर डिस्ट्रॉप उसका अलग शेप ना बिगड़ जाए कॉर्निया का, तो क्या करने का, हमें बैंडेज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी हम लगा सकते हैं। फिर तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ परफोरेशन। अगर कॉर्नियल परफोरेशन से बचाना है या फिर परफोरेट हो गया तो क्या करना है। तो सबसे बचाने के लिए तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे प्लीज़ नो स्ट्रेन, इतना स्ट्रेन मत दो अपनी आँखों को कि वो परफोरेट हो जाए। फिर अगर परफोरेट हो भी गया तो हम क्या करेंगे, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करने की कोशिश करेंगे। और अगर परफोरेट हो गया तो क्या हम करेंगे, टिश्यू एडहेसिव ग्लू लगाएंगे, ताकि वो परफोरेशन अगर छोटा हो तो वो अपने आप में ही चिपक जाए। ओके, टिश्यू एडहेसिव ग्लू लगाएंगे, जैसे कि एक इसका एग्जांपल साइनो एक्रिलेट एक टिश्यू एडहेसिव ग्लू है। फिर चौथा है कि यही कॉमन अपना बैंडेज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे ताकि एक्सटर्नल सपोर्ट मिल सके कॉर्निया को पूरी तरीके से और बाहर बल्ज आउट ना हो। और चौथा है कि हम कंजक्टाइवल फ्लैप लगाकर वो परफोरेशन को हम ढक सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर।